जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है सीआई इंस्टॉलमेंट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तें। और चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही आसान टॉपिक भी है और कंफ्यूजिंग भी है। कंफ्यूजिंग इसीलिए है क्योंकि अगर हम इसके पीछे के कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं तो हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, और आसान इसलिए है क्योंकि जो अप्रोच है इन सवालों को सॉल्व करने का वो बहुत ही आसान है। ठीक है, आप एक मेथड जानेंगे और उस एक मेथड के थ्रू जो है आप चक्रवृद्धि ब्याज के किस्तों के सभी सवालों को लगा पाएंगे। तो आज हम उन मेथड के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में दो तरह की किस्तें बनती हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारा समान किस्तें, और दूसरा होता है यदि हमारी जो किस्त हो वो अलग अलग हो तो हम सवालों को कैसे हल करेंगे। तो उसके पीछे के हम बेसिक नॉलेज को जानते हैं, जो बेसिक पॉइंट है हम उनको जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसा कि मानिए कि मैंने किसी से कोई पैसा 5% के दर पे उधार लिया या 20% के दर पे उधार लिया। तो मान लीजिए अगर हम किसी से कोई पैसा 20% के दर से उधार लेते हैं तो 20% का बट्टा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1/5। जैसा कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ाया था, तो एक साल के बाद ये 5 रुपये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर एक साल के बाद ये पैसा 5 से 6 हो जाएगा। यानी ये जब एक साल की बात होती है तो रेशियो सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद अगर हम बात करें 1 ईयर के केस के बाद, कि अगर हम 2 सालों के बाद बात करें कि 2 सालों के बाद ये पैसा कितना होगा, तो 2 सालों के केस में हम क्या करते थे, 5 को 5 के साथ गुना करते थे, यानी 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 3 सालों के बाद यही पैसा कितना हो जाएगा, तो अगर हमने 5 का पावर 3 पैसा लिया है तो हमें 6 के पावर 3 पैसे को देना पड़ेगा। यानी अगर एक साल के बाद मुझे 5 रुपये का 6 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, 2 साल के बाद मुझे 25 रुपये का हिसाब 36 रुपये देना पड़ेगा। 3 साल के बाद मुझे 125 रुपये के बजाय 216 रुपये देने पड़ेंगे यदि मैं 20% के दर से पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज पे लेता हूं। तो बस इसी कंसेप्ट का हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में, और हमें सभी सवालों को बनाना है। अब बात करते हैं इंस्टॉलमेंट में। तो इंस्टॉलमेंट में कुल मिलाकर दो तरह की किस्तें बनती हैं, एक होता है इक्वल, दूसरा होता है अनइक्वल। ठीक है, और फिर इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप सभी सवालों को कर पाएंगे। जैसे मानिए हम अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात करें, सबसे पहले हम अनइक्वल इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, उसके बाद हम इक्वल इंस्टॉलमेंट के बारे में देखेंगे। अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें पैसे कैसे देने होते हैं, कितना देना होता है, ये सभी बातों को जानेंगे। जैसे मानिए हमें सवाल में कहा जाएगा कि आप जो है कोई भी मोटरसाइकिल खरीद कर लेकर आए 15,000 रुपए में। ठीक है, और आपने अगले बंदे से 10% के उधारी पर यह पैसा लिया, और आपने कहा कि हर महीने के अंतिम में मैं तुम्हें 2,000 रुपए दे दूंगा। हर महीने के अंतिम में आप उसको 2,000 रुपए का पेमेंट कर देते हैं, 2,000 रुपए का पेमेंट कर देते हैं हर साल के अंतिम में। ठीक है, 2,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो हमसे सवाल में बोला जाएगा कि बताओ तीसरे साल के अंतिम में, तीसरे साल के अंतिम में, ठीक है, आपको कितना पैसा देना होगा। अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना होगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना होगा। ठीक है, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना पेएबल होगा, आपको कितना पैसा देना होगा। ठीक है, ये सवाल में मानो हमारा एग्जामिनर हमसे पूछता है, वो बोलता है कि भैया तुम जो है पैसा कितना उधारी लेकर आए हो, 15,000। कितने के रेट से लेके आए हो, 10% के रेट से लेके आए हो। हर साल के अंतिम में तुम 2,000 रुपए अगले बंदे को दे देते हो, तो तीसरे साल के अंत में तुम्हें कितना पैसा देना होगा कि तुम्हारा पूरा का पूरा हिसाब जो है वो चुकता हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में मेथड लगाते थे बस वही बात यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल आजकल ज्यादा ट्रेंड में है और एसएससी ऐसे सवाल ज्यादा पूछ रही है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा कितना है 15,000, रेट कितना है 10%। 10% को अगर हम करेंगे तो ये 1/10 के करीब में हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि मानिए हमने 15,000 रुपया उधार लिया है। कितना लिया है, 15,000 रुपया, और 10 में 1 का ब्याज चढ़ जाता है, यानी 1 सालों के बाद ये कितना हो जाएगा, तो अपने आप का 11/10। ये पैसा अपने आप का 1 सालों के बाद 11/10 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से हम कितने की पेमेंट कर देंगे, तो इसमें से हम 2,000 की पेमेंट कर देंगे 1 सालों के अंतिम में। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर वापस से जो भी पैसा बचेगा, पहले इतना ब्याज बना, फिर उस ब्याज को हमने जोड़ दिया तो वो अमाउंट आ गया। उस अमाउंट में से जो है 2,000 रुपए की पेमेंट हमने कर दी और फिर उसका 11/10 जो है हमने बैंक को दे दिया।
तो 1 साल के बाद ये पैसा इतना बना था, फिर उसके बाद हमने पहली किस्त दे दी थी, फिर 2 सालों के बाद ये पैसा बनेगा, फिर हम उसके बाद दूसरी किस्त दे देंगे, ठीक है। और 3 सालों के बाद जो है ये पैसा अपने आप का वापस से 11/10 हो जाएगा, और इतना पैसा मुझे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर देना पड़ेगा। दोबारा से आप बात को समझिए तो आप बोलेंगे सर 15,000 का 11/10 होगा, ठीक है, ये 1 सालों के बाद होगा। आप 2,000 की पेमेंट कर दोगे, ठीक, उसके बाद वापस ही ये पैसा अपने आप का 11/10 हो जाएगा, 10% से बढ़ जाएगा। फिर 2,000 की हम दूसरी किस्त दे देंगे, फिर वापस से जो बचेगा अपने आप का 11/10 हो जाएगा, और तीसरे साल के अंत में हमें इतना रुपया देना होगा। आप जरा इसको कैलकुलेट करो तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो से जीरो खत्म, 1500 के 11 के साथ गुना करोगे तो 165, और आ जाएगा आपका डबल जीरो यानी 16,500। 16,500 में से आप 2,000 को घटा दो तो आएगा आपका 14,500। 14,500 अपने आप का वापस से 11/10 हो जाएगा, और फिर इसमें से हमें कितना घटाना होगा तो 2,000 घटाना होगा, ठीक है, और वापस से 11/10 करना होगा। अगर हम जीरो से जीरो को काटेंगे तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 1450 यानी जीरो हो जाएगा, 0 + 5 5 5 4 9 4 1 5, और ये हो जाएगा 11 के साथ गुना करने में 2,000 हम इसमें से घटा देंगे, और उसके बाद जो है 11/10 इसका हमें करना पड़ेगा। अगर हम 15,950 में से 2,000 घटा देते हैं तो ये आ जाता है हमारा 13,950, और 13,950 का हमें कितना देना होगा तो अपने आप का 11/10 देना होगा, यानी जीरो से जीरो खत्म हमारा, ठीक है, जीरो से हमारा जो है वो जीरो खत्म। दोबारा से देख लीजिए, इसका 11/10 दिया यानी 5, ठीक है, यहीं पर हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, 1 मिनट करेक्ट कर लो, ठीक है, नहीं सही तो था कैलकुलेशन में हमारा, ठीक है। 16,500 में से 11/10 आ गया, उसके बाद ये हो गया 15,000 इतना, और 13,900 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये 5 हो गया, 5 जमा 9 14 का 4 हो गया हाथ में, एक हाथ में हो गया हमारा, 9 3 12 1 13 के 3 हाथ में एक हो गया, ठीक है, 3 1 4 1 5 हो गया, और वापस से हमारा कितना हो गया, एक हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 15,345 रुपए जो है उसे साल के अंतिम में देकर अपना पूरा हिसाब चुकता करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगले बंदे ने 15,000 रुपए लिए थे, 10% से उसका रेट बढ़ गया, 10% से बढ़ गया मतलब 16,500 हो गया, 16,500 में से 2,000 रुपए उसने दे दिए तो हो गया 14,500। वापस से ये 10% से बढ़ गया, तो 14,500 10% से बढ़ने के बाद देखोगे तो 11 का गुना कैसे होता है, जीरो का जीरो, जीरो जमा 5 5 5 जमा 4 9 4 1 5 और 1, 15,950। 15,950 में से वापस से 2,000 दे दिया, 13,950 आ जाएगा, उसको 11/10 के साथ किया तो आ जाएगा 5 9 5 14 का 4, 9 3 12 13 का 3, ठीक है, 3 1 4 1 5, और 15,345 इतने रुपए उसको साल के अंतिम में देने होंगे। और जो वो साल के अंतिम में देगा वो हो जाएगा उसका थर्ड इंस्टॉलमेंट, यानी पहला इंस्टॉलमेंट 2,000 का, दूसरा इंस्टॉलमेंट 2,000 का, और तीसरा इंस्टॉलमेंट कितना होगा तो 15,345 का। ये था हमारा अनइक्वल इंस्टॉलमेंट, ये हमारा क्या था, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट था। अब हम आपको एक सवाल दिखाते हैं जहां पर अगर हम बात करें तो इक्वल इंस्टॉलमेंट होगा। जैसे मानो मैंने 2,100 रुपए उधारी लिए, ठीक है, मानो मैंने यहां पर एक तरीके से ये जो सवाल है हमारा, ठीक है, ये जो सवाल है, जैसे अगर हम बात करते हैं 10 से 11, मान लीजिए हमने 2,100 रुपए उधारी लिया, ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि इस बार जो प्रिंसिपल है वो है आपका 2,100 रुपए, ठीक, और उसके बाद आप जो है 10% के रेट से अगले बंदे को पैसे दे रहे हो। कितने के पैसे से, तो आपने कहा सर 10% के हिसाब से हम पैसे ले रहे हैं, और आप इस पैसे को 2 समान किश्तों में दे रहे हैं। कितने किश्तों में, 2 समान किश्तों में दे रहे हैं। आप इसको 2 इंस्टॉलमेंट में पैसे को अदा कर रहे हो, और 2 इंस्टॉलमेंट देने के बाद आपका जो पैसा है, जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। आपने जितना पैसा लिया था उतना पैसे आपने अगले वाले को दे दिया, तो बताओ प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी। तो आप बोलोगे सर 2,100 रुपए हमने लिया था, 10% के हिसाब से लिया था, और 2 इंस्टॉलमेंट में हमने अगले बंदे को पैसा दे दिया। तो 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा दे दिया तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बोलेंगे सर रेट अपने आप का 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10 होता है, ठीक है। तो हमने पैसा कितना लिया था, हमने पैसा लिया था 2,100 रुपए का। 1 सालों के बाद यह अपने आप का 11/10 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसमें से हम पहली इंस्टॉलमेंट को घटा देंगे, घटा दिया हमने, जैसा कि हम पीछे कर रहे थे कि यह पैसा अपने आप का 11/10 हुआ, फिर पहली इंस्टॉलमेंट घटा दी तो पहले इंस्टॉलमेंट घटा देंगे। फिर उसके बाद यही पैसा अपने आप का 11/10 हो जाएगा, और इसमें से हम दूसरी इंस्टॉलमेंट घटा देंगे, और उसके बाद हमें कोई भी पैसा नहीं देना होगा, यानी हमें 0 रुपीज देने होंगे, ठीक है। तो यह पैसा अपने आप का 1 सालों के बाद इतना हुआ, फिर पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, फिर अपने आप का 11/10 हो गया, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट हमने दे दी,
ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें सॉल्व करें तो हम बोलेंगे सर 0 आ गया, 0 + 1 2 + 1 3, 2310। 2310 में से हमें कितना घटाना होगा, x घटाना होगा, और वापस से ये वैल्यू अपना का 11/10 हो जाएगी। x को हम उधर भेजते हैं तो ये वैल्यू x के बराबर आ जाएगी। अब जरा दोबारा से यहाँ पर सॉल्व करो, 2310 को 11/10 के साथ गुना करो तो 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा और 2 से 31 का 11 के साथ गुना लग जाएगा। 1 का 1, 3 1 4, 3 2 5 और ये हो जाएगा 2, 2541। माइनस कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर -11/10x हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x के बराबर। जब 11/10x को आप उधर भेजोगे तो बोलोगे सर 2541 बराबर होगा x + 11/10x के। ठीक है, यानी अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर 2541 जो है वो हमारा आ जाएगा 10x + 11x 21x डिवाइडेड बाई 10। आप 21 से काटो इसको जरा, तो 21 से एक बार में कटेगा, 441 है, देखो 4 बार में आएगा तो 21 का 2 बार में 42 हो जाएगा और वापस से जो है देखो 21 से एक बार में कट जाएगा 44 हो जाएगा, 21 का 2 बार में 42, वापस से 21, तो 21 से एक बार में कट जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर बता पाएंगे कि x की वैल्यू जो है वो हमारी 1210 है। x की वैल्यू कितनी है, 1210 है, यानी यहाँ पर प्रत्येक किश्त जो थी वो 1210 रुपए की थी। तो असल में सवाल दो तरीके के पूछे जाते हैं। पहला तरीका आपको ये होता है कि अगर आपने साल के शुरू में कुछ पैसा दिया है, ठीक है, हर साल के शुरू में पैसा दे रहे हो, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर साल के अंत में आप बराबर पैसा दो। यहां पर हो सकता है पहले साल के अंत में आप 1000 दो, दूसरे साल के अंत में 2000 दो, तीसरे साल के अंत में 3000 दो, तो चौथे साल के अंत में कितना देना पड़ेगा कि पूरा हिसाब चुकता हो जाए। ऐसा क्वेश्चन अब सीजीएल में पूछा जा रहा है। और दूसरा क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो हमारा ऐसे बनता है। तो ये वाले केस को हम क्या कहते हैं, इस वाले को इसको हम कहते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट, जहां पर आपकी किस्तें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और आपको जानकर मजा आएगा कि आप जो है इक्वल इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को ऐसे ना करके एक और शॉर्ट मेथड है जिससे आप उसको कर सकते हो। जैसे कुछ बच्चे इसको ऐसे करते हैं कि इतना हो गया फिर एक्स घटा, फिर इतना हो गया फिर एक्स घटा, और बाकी सेम सवाल को आप इसको और शॉर्ट में कर सकते थे। जैसे आप बोलते कि सर हमने पैसा कितना उधारी लिया है, तो 2100 रुपए उधारी लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तो 10% है, और किस्तें कितनी है तो बोलेंगे सर 2 इंस्टॉलमेंट है। हमें पता करना है कि हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने का है। तो बस बहुत ही शानदार तरीका है, आप देखते चलो। आपको सबसे पहले रेट को लिखना है 10% को 1/10। आप बोलेंगे सर अगर हमने 10 रुपया उधारी लिया है तो एक साल के बाद ये 10 से कितना हो गया तो 11 हो गया। ये पैसा एक सालों के बाद, यानी अगर मैंने 10 रुपया लिया था तो 10% के हिसाब से मुझे अगले व्यक्ति को 11 रुपए देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं 2 सालों के बाद, तो 2 सालों के बाद ये पैसा 10 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 100 हो जाएगा, और ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 121 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हर एक बात को हमें समझना पड़ता है कि हमने जो यहाँ पर लिखा है वो क्या लिखा है। तो असल में जो नीचे आता है ना, ये जो 121 होता है, ये हमारे इंस्टॉलमेंट के बारे में बताता है। ठीक, ये हमारे किसके बारे में बताता है, इंस्टॉलमेंट के बारे में। यहाँ पर भी जो वैल्यू होती है वो बताती है कि हमने जो किस्त दिया है वो कितने का किस्त दिया है, ये भी हमारा इंस्टॉलमेंट होता है। अब अगर आप गौर से देखोगे तो आपने 2 बराबर इंस्टॉलमेंट में पैसे को दिया है, दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो यहां पर 121 है और यहां पर 11 है, तो आपका 121 और 11 क्या बराबर है, नहीं बराबर है। छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके बड़े के बराबर किया जा सकता है, लेकिन बड़े वाले को छोटे के बराबर करना मुश्किल है। ठीक, तो हमने यहां पर यह डिसाइड कर लिया है कि हम क्या करेंगे, 121 के बराबर लेकर आ जाएंगे किसको, 11 को। ठीक है, हमें हमेशा ऐसे ही करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 किस्तों के बारे में कह दे, तो पहला किस्त 10 से 11, दूसरा किस्त हो गया हमारा 100 से 121, तीसरा किस्त हो गया हमारा 1000 से 1331। ठीक है, फिर उसके बाद हम फाइनल इंस्टॉलमेंट 1331 को मानते हैं और बाकी दोनों रेशियोज को भी इसके बराबर करते हैं। जैसे 121 को अगर हम 11 के साथ गुना करें तो 1331 बन जाएगा, 11 को हम 121 के साथ गुना करें तो बन जाएगा। जब भी रेशियो में एक साइड गुना लगाते हैं तो हमें दूसरे साइड भी गुना लगाना पड़ता है, इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इन तीनों चीजों को जब हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाता है प्रिंसिपल। ठीक है, इन तीनों चीजों को यहाँ पर जोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाता है अमाउंट। ठीक है, ध्यान रहे। और यहां पर प्रत्येक वाला जो पॉइंट है, प्रत्येक यहां पर वैल्यू है, वो हो जाती है इंस्टॉलमेंट। यानी कहने का मतलब है कि हमने इतने रुपए का उधार लिया था तो इतना रुपया हमने चुकता किया, और कितने के माध्यम से, तो 1331 के प्रत्येक किस्त के माध्यम से। क्योंकि इस सवाल में आपसे कहा गया है कि आपने 2 किस्तें लिए हुए हैं, तो आप यहां पर देखो, आप बोलोगे सर पहला वाला 10 से 11, दूसरा वाला 100 से 121। यानी अगर हम यहां पर बात करें
अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी वो देखो। तो हमने कहा कि सर इंस्टॉलमेंट को बराबर बनाइए, तो इंस्टॉलमेंट को बराबर बनाइए तो इसको भी 11 के साथ गुना करिए, तो इसको भी 11 के साथ गुना करिए। ठीक है, तो 11 इंटू 10 ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 11 इंटू 10 ये 110 हो जाएगा। और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी 100 हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 210, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 242 आ जाएगा। यहाँ पर हर शब्द के अपने अपने मायने हैं। ये 210 वो होगा जो हमने उधार लिया था, ठीक है, जो हमने उधार लिया ये वो पैसा है, ठीक। और ये 242 वो है जो हमने उधार दिया, या जो पैसा हमने चुकाया वो हम कह सकते हैं पैसा चुकाया, ठीक। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की, तो यही 121 क्या कहलाएगा, हमारा किस्त कहलाएगा। यही पैसे हमने उधारी पर लिए थे जो हम इनको देंगे, ठीक है। तो जैसे कि इस सवाल में कहा गया था कि आपने 2100 रुपए उधारी लिए थे, 10% के हिसाब से लिए थे 2 बराबर किस्तों के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, पहले 10 से 11 लिख देना है, फिर 100 से 121 लिख देना है, ठीक। यहीं पर 121 जो है वो इंस्टॉलमेंट है, और ये पूरा का पूरा 210 क्या है, उधार लिया। सवाल में किया गया है आपने 2100 रुपए उधार लिए। आपने कितना उधार लिया है, तो 2100 रुपए लिया है, यानी इसी 210 का मान 2100 है। तो हम बोलेंगे जो 2100 है वो कितने का मान है, तो जितना उधार लिया उतने का मान है। पता क्या करना है, अगर हमें ये पता करना होगा कि हमने कितना पैसा उधारी पर लिया, हमने कितना पैसा दिया, तो हम 242 से गुना करेंगे। अगर हमें किस्त पता करनी होगी तो हम 121 के साथ गुना करेंगे। अगर हमें ये पता करना होगा कि हमने ब्याज कितना दिया, तो 210 रुपया लिया था, 242 जमा किया, तो जो हमारा ब्याज आया वो कितने का आया, 32 यूनिट का आया। बस भाई बात खत्म। तो 2100 रुपए हमने उधारी लिए थे, वो 210 का मान था। हमें हर इंस्टॉलमेंट के बारे में बताना है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, यानी हमें इसको 121 के साथ गुना करना पड़ेगा। तो 21 से कटेगा ये 10 बार में, 121 को 10 के साथ गुना करोगे तो 1210 आएगा। यानी इस मेथड से भी जब आपने सॉल्व किया तो इंस्टॉलमेंट 1210 आई, और आपने इस मेथड से भी सॉल्व किया तो इंस्टॉलमेंट 1210 आई। आप दोनों में किसी भी मेथड का यूज करके इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो चलिए कुछ सवालों को हम लगाते हैं जरा, उनके माध्यम से हम अपने कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल है आपके सामने, सेम सवाल वही है जो हमने अभी बनाया था, कि हमने जो है 1210 रुपए उधारी लिया, 2100 रुपए उधारी लिया है, और इसको हमने 2 बराबर किस्तों में दिया है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक किस्त जो है वो हमारी 10% की है। तो बोला गया है बताओ कि आपका प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का था। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 10% के रेट पर उधारी लिया, तो बोलेंगे पहला बार ये 10 से कितना हो गया 11, दूसरी बार ये 10 के स्क्वायर से कितना हो गया 11 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 11 का स्क्वायर है और यहाँ 11 है, तो इसको भी 11 के साथ गुना करो और इसको भी 11 के साथ गुना करो। 11 का स्क्वायर जो है देखो 11 इंटू 10 110, और यहाँ पर 100 और 110 कितना हो जाएगा, तो 210 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 242, ठीक है। ये इतना पैसा था जो उधार लिया, इतना पैसा था जो हमने पैसा अदा किया। इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। अब हमेशा इस बात पे फोकस करना कि आपको वैल्यू दिया गया है और आपको पता क्या करना है। यानी आपको जो वैल्यू दिया गया है वो ये दिया गया है कि आपने इतने रुपए जो हैं उधारी पर लिए थे, यानी आपको कहा गया है कि आपने 2100 रुपए उधारी पर लिया है, और ये 2100 किसका मान है, तो ये 2100 हमारा 210 का मान है। और हमें पता क्या करना है, तो हमें पता करना है हर इंस्टॉलमेंट कितने का है, प्रत्येक किस्त कितने की है। तो प्रत्येक किस्त 11 का स्क्वायर है, यानी 121 का मान पता करना है। इससे काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, 121 का 10 गुना कितना हो जाएगा 1210, और ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। ठीक है, कोई समस्या की बात यहाँ पे, आ जाओ जरा ऑप्शन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम बात कही गई है कि आपने 25,500 रुपए को उधारी लिया था और उसको आपने 2 बराबर किस्तों के माध्यम से पैसा चुका दिया। आपसे बोला गया है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी यदि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% पर एनम है, यानी 4% के दर से आप पैसे को चुका रहे हो, ज्यादा नहीं 4% के दर से। तो आपको किस्त जो है वो कितने की बनाई जाएगी ताकि आप इस पैसे को अदा कर पाओ। तो आप इसको कैसे हल करोगे, बोलोगे सर बहुत आसान काम है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, आप मुझे बताओ यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 4% है। 4% को क्या लिखते हैं, तो 4% को हम 1/25 बोलते हैं। ठीक, यानी हम कहेंगे कि पहले साल में अगर मैंने 25 रुपया लिया था तो मुझे 26 देने पड़ गए थे। ठीक है, और 2 सालों में मैं 25 का स्क्वायर लूंगा पैसा तो 26 का स्क्वायर मुझे देना पड़ेगा, ये रेशियो होता है।
यहाँ पर जो फाइनल आता है वही हमारा इंस्टॉलमेंट कहलाता है, किस्त कहलाता है। अगर आप चाहोगे तो ये संख्या 13 से कट रही है, आप 13 की डिविजिबिलिटी देख लो, वही आपका आंसर होगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारा अगर इंस्टॉलमेंट हमें निकालना है, हमें अगर इंस्टॉलमेंट निकालना है तो यहाँ पर ये संख्या देखो, यहाँ पर 13 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 13 से कौन सी संख्या कट रही है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 13 से ये नहीं कट रहा, 13 से ये नहीं कट रहा, 13 से ये नहीं कट रहा, ऑप्शन नंबर डी कट रहा है, तो बिना इंस्टॉलमेंट निकाले हम ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमें इतना पता था कि हमारा इंस्टॉलमेंट 11 का स्क्वायर होगा, 11 के स्क्वायर में दोस्त हमारा 11 जरूर आता है, यानी हमारा किस्त 11 से जरूर कटेगा। तो ऑप्शन में देखो 11 से एक ही संख्या कट रही थी तो एक हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट में 99% सवाल ऐसे आपको मिलेंगे और उनके ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको इंस्टॉलमेंट निकालने को कहेगा, ठीक है, लेकिन एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो आपको 11 से कटेगा, 20 से कटेगा, 21 से कटेगा, जो हमारा यहाँ पर मल्टीपल हो वो कटेगा। तो उस केस में आप बिना हल किए भी डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। 11 का था, 11 से एक ही संख्या कट रहा था, ऑप्शन नंबर ए आंसर होता। जैसे यहाँ पे 26 के अंदर 13 आता है, 13 से कटने वाला एक ही संख्या, ऑप्शन नंबर डी वही आंसर होगा, लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने कहा 26 से 26 का स्क्वायर है, तो इंस्टॉलमेंट को बराबर करो। इंस्टॉलमेंट को बराबर करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पर इसको 26 से गुना करो, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका 26 से गुना हो जाएगा। 26 को 25 के साथ गुना करो, ठीक है, तो 25 के स्क्वायर में कितना जोड़ दो आप यहाँ पे आप 25 के स्क्वायर में 25 जोड़ दो, यानी 650 आपका हो जाएगा। बाकी ऐसे भी गुना करना चाहते हो तो कर लो। 26 का 5 गुना कितना होगा बताओ, 130 हो जाएगा। तो 130 का 0 हाथ में 13 और 25 दूनी 50, 50 और 13 कितना हो जाएगा, 630। छब्बीस का 5 गुना कितना होगा, 130 का 0, 13 हाथ में, और 26 का 2 गुना 32, 32 और 13 कितना हो जाएगा, 45। नहीं, 26 का 2 गुना 52, 52 और 13 हो जाएगा 65। सही, हमने सही लिखा है। फिर 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 625 हो जाएगा। यानी जब हम इनको जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर हमने 1275 रुपए का क्या लिया था, उधारी लिया था। 1275 रुपए का क्या लिया था, हमने उधारी लिया था। अब बात करेंगे हमारे इंस्टॉलमेंट के बारे में, तो प्रत्येक किस्त हमारी कितने की है, 26 के स्क्वायर की है। तो हमारा प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना है, 26 का स्क्वायर, तो हम 26 के स्क्वायर को बोलेंगे कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हमारा इतना है। सवाल में आप देखो किसका मान दिया गया है, तो आप बोलेंगे सर 25,500 दिया गया है। ये 25,500 क्या है दोस्त बताओ, तो 25,500 हमारा जो है प्रिंसिपल का मान है, जितना पैसा हमने लिया ये उसका मान है, यानी ये कितने का मान है, 1275 का। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 25 से 26 कर देना है, फिर आपको 25 स्क्वायर से 26 स्क्वायर, 2 सालों का बोले तो 3 का रहता, तो 25 के क्यूब से 26 का क्यूब, इस तरीके से करते हैं। यहां वाले इंस्टॉलमेंट को बराबर करना है, अगर ये 26 का स्क्वायर है तो ये भी 26 का स्क्वायर होगा, इस तरीके से इनको बराबर करना है। बराबर करने के बाद यहाँ पर जो टोटल वैल्यू आएगा इसको जोड़ देना है। ये वो वैल्यू के बारे में बात करेगा जितना पैसा आपने उधारी पर लिया है। 25,500 जो है वो कितने की वैल्यू है, 12,075 यूनिट की, 1275 की वैल्यू है। हमसे बोला गया है ईच इंस्टॉलमेंट कितने का है, यानी हमसे 26 के स्क्वायर के बारे में बात की गई है, यानी इंटू 26 इंटू 26। 1275 से आप इसको काटोगे तो 20 बार में कटेगा। 26 का स्क्वायर 676 होता है, 676 को आप 2 के साथ गुना करो, 13,520 आपका आएगा, देख लो, ठीक है। 676 को जो है आप 20 बार में गुना करो, 6 दूनी 12, 15, 6 दूनी 12, 13, 13,520। एक तो सॉल्व करके आप 13,520 लेके आए, और दूसरा मैंने पहले ही कहा था ऑप्शन के आधार पे कि डायरेक्ट टिक मारो, कितना आंसर आएगा, 13,520 आएगा, ठीक है। चलो आ जाओ अगले सवाल की तरफ देखो। अगला सवाल कहा गया है कि एक पैसे को आप उधारी पर लेते हो, किसी राशि को 2 बराबर किस्तों में अदा करने का, प्रत्येक किस्त, ठीक है, अदा करना है, और जिसमें प्रत्येक किस्त आपको इतने रुपए की है। राशि ज्ञात करें यदि ब्याज का जो दर है वो 6% है और ब्याज जो है वो वार्षिक संयोजित है। अब ब्याज का दर हमारा 6% है और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का मान दिया है और हमसे पूछा है कि आपने कितने पैसे उधारी पर लिए हैं। तो मानो अगर हमें मान देता है इंस्टॉलमेंट का तो भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि रेशियो मेथड से जो है हमें प्रिंसिपल भी पता होता है, हमें इंस्टॉलमेंट भी पता होता है और हमें अमाउंट भी पता होता है। प्रिंसिपल कहने का मतलब हमने कितना रुपया उधार लिया था, इंस्टॉलमेंट का मतलब प्रत्येक किस्त कितने की थी, और अमाउंट का मतलब हो गया कि हमने टोटल 2 सालों में कितने पैसे दिए थे, ठीक है। हमें हर चीज का मान पता होता है। तो अगर हम रेशियो मेथड से करें तो हमने कहा कि सर 6% के दर से पैसा उधार लिया है। 6% का जो बट्टा होता है वो होता है 3/50। कितने किस्तों में हमने दिया है, 2 किस्तों में, यानी पहले साल में 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे सर 53 हो जाएगी।
दूसरे के साल में 50 की वैल्यू यानी 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा और 53 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2809 हो जाएगा। कोई समस्या की बात यहाँ पे, क्योंकि हमें वापस से इसको 53 से गुना करना पड़ेगा ताकि हम इसके किस्त के बराबर कर पाए, तो ये भी हमारा 53 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो टोटल सम हमने लिया है वो टोटल सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप जरा इनको जोड़ो एक बार, देखो ये वैल्यू कितने के बराबर। तो 5 × 3 15, 5 25 26, यानी 2650 जो है वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर टोटल वैल्यू 2650। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2500। हम अगर दोनों को जोड़े तो 0 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 5150, यानी इतना पैसा हमने क्या किया है, इतना पैसा हमने उधारी लिया है, 5150 रुपए हमने उधारी लिया है। और यहाँ पर बात करें कितना पैसा जो है हमने दिया है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हमें कैलकुलेट करना है वो हमें ये कैलकुलेट करना है कि हमने उधार कितना लिया था। ठीक है, और जो दिया है वो हमारा किस्त का मान दिया है, यानी अगर हम बात करें तो हमें कितने रुपए किस्त दिया गया है, 2809। ये हमारा किसका वैल्यू है, तो ये हमारा इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है, किस्त का वैल्यू है। और यहाँ पर प्रत्येक इंस्टॉलमेंट देखो तो कितने के बराबर है, 2809 के बराबर, यानी 2809 इतने का मान है। हमें कितने का मान पता करना है, 5150 का मान पता करना है। इससे ये खत्म, 5150 जो आएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो को लिखना है, रेशियो के बाद उसके इंस्टॉलमेंट को लिखने हैं, टोटल सम लिखना है और उस आधार पर उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। आज ये क्वेश्चन नंबर 4 में जरा सीजीएल 2019 में पूछा गया सवाल है, आपके सामने है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत है। सवाल में कहा गया सम ऑफ एक्स वाज बोरोड एंड पेड बैंक इट टू इक्वल yearly installments, each of rupees 35,280. If the rate of interest was 5% compounded annually, then the value of x is, यानी रुपीस x की एक राशि उधार ली गई थी और इसका भुगतान 2 बराबर वार्षिक किस्तों में किया गया, जिसमें प्रत्येक किस्त 35,280 रुपए की थी। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो x का मान ज्ञात करें। आपसे सवाल में कहा गया है प्रत्येक किस्त का मान हमने आपको दे दिया है और उसके बाद हमने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया है और हमने आपसे पूछा है बताओ आपने जो पैसा लिया था वो कितना लिया था। यानी ये सेम सवाल है प्रीवियस वाले की तरह, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना उसी की तरह ये सेम डिट्टो क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, हम इसको भी हल करेंगे, इसको भी हम आपको समझाएंगे, ताकि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो हम आपको समझाते रहें, और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप तो जो है धुरंधर बन ही जाओगे। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों पे फोकस करना होता है, कुछ ज्यादा बातें होती नहीं है जानने के लिए। जैसे मानिए हमने पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो 5% का जो बट्टा होता है वो कितना होता है, तो 1/20 होता है। यानी हम ये कहेंगे कि हमने 20 रुपए का सामान लिया था तो 1 का ब्याज लगा दिया, यानी 21 रुपए में हमने उसको बेच दिया, या 21 रुपए हमें देने पड़ेंगे। फिर वापस से 2 सालों की बात करें तो 20 का स्क्वायर से ये कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर अगर हमें इसको इंस्टॉलमेंट बराबर करना है तो 21 इसको गुना करना पड़ेगा, तो 21 से ये भी गुना हो जाएगा, यानी यहां पर ये जो पैसा है ये 420 हो जाएगा, और यहाँ 20 का स्क्वायर से ये कितना हो जाएगा, 400 रुपए हो जाएगा। यानी टोटल पैसा जो हमने उधारी लिया है वो कितना हो जाएगा, 820 रुपया। टोटल पैसा जो हमने उधारी लिया है वो कितना हो जाएगा, 820 रुपया। अगर प्रत्येक किस्त की बात करेंगे तो प्रत्येक किस्त 21 का स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, तो सवाल में प्रत्येक किस्त का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 35,280। तो हम बोलेंगे सर 35,280 जो है ये किसका मान है, तो प्रत्येक किस्त का, और प्रत्येक किस्त किसके बराबर, 21 के स्क्वायर के, यानी 21 × 21 के बराबर है। हमें पता क्या करना है, x का मान पता करना है, यानी जितना पैसा हमने लिया था हमें उसका मान पता करना है, तो हमें 820 का मान पता करना है। ठीक है, आप जरा काटो यहां से 21 से पूरा का पूरा चाहो तो काट सकते हो। तो बोलोगे सर 21 से हम एक बार में काटते हैं, तो 21 से एक बार में काटा तो कितना बच गया, 142। ठीक है, अब 142 देखो तो इसका कितना आ जाएगा आपका 6 बार में, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126। कितना बचेगा यहाँ पर, तो 12 से 6, 6 और 16 बचेगा। ठीक है, फिर 168 हो जाएगा, और 8 कम 168 हो जाएगा, और फिर ये 8 बार में कटेगा। तो 21 से हमने एक बार में काटा, फिर 21 से हमने 6 बार में काटा, फिर 21 से हमने 8 बार में काटा, तो ये हमारा कट गया। वापस से 21 से काटो यहाँ पर, तो 21 से ये 8 बार में कटेगा, या फिर ऐसे से ये 8 बार में कट जाएगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे ठीक है कि ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 8 × 820। 8 × 820 का मतलब 0, 8 दूनी 16, 8 अठाई 64 और 1 65, 6,560 रुपए। ठीक है, और एक जीरो यहाँ पर भी मौजूद है, एक जीरो जो है वो हमारा यहाँ पर 80 बार में कटेगा, और
एक जीरो यहाँ से हमारा उठकर चला आएगा तो हम बोलेंगे 65,600 रुपये। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो छोटी छोटी बातों का हमें जो है, जैसे 1680 था यहाँ पर देखेंगे ये 1680 बार में कटता, 1680 बार में, और वापस जब ये कटा तो 80 बार में कटा। तो इस तरीके से हमने कहा कि इतना पैसा लिया था हमने टोटल 820 रुपए, और प्रत्येक किस्त हमारी 21 के स्क्वायर के बराबर बनी थी, उसका मान दिया गया था और हमने टोटल की वैल्यू को पता कर लिया। चलिए आ जाइए अगला सवाल जरा देखिए। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल कि आपने 45,500 रुपए को 3 बराबर किस्तों में दिया है। आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि प्रत्येक किस्त कितने की होगी यदि 20% पर एनम का जो है वो आपका रेट है। प्रत्येक किस्त का आपसे मान पूछा गया है। तो प्रत्येक किस्त का अगर हमसे मान पूछा गया तो आप मुझे बताओ हमने पैसा कितने किस्तों में दिया है। तो हमने पैसा 3 बराबर किस्तों में दिया है। 3 बराबर किस्तों में हमने पैसे को दिया है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बराबर किस्तों में पैसे को दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। चाहे एक किस्त हो, चाहे 2 किस्त हो, चाहे 3 किस्त हो, लिखने का जो तरीका होगा हमारा वही होगा। बहुत ही आसान, बहुत 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 ही आसान, बहुत आसान तरीके से। हमने कहा 20% के रेट से हमने इनको दिया है, तो 20% का रेट कितना आएगा दोस्त, तो वो 1/5 आएगा। यानी हम ये कहेंगे कि 5 रुपया हमने लिया था तो हमने 6 दे दिया। दूसरे साल में हमने 25 लिया था तो 36 दे दिया, 6 का स्क्वायर। तीसरे साल में क्या करते हैं तो 5 का क्यूब करते हैं। आप इसको चाहो लिखने को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 के स्क्वायर से 6 का स्क्वायर हो गया, फिर 5 के क्यूब से 6 का क्यूब हो गया। ठीक है, आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, बट हम ऐसे इसको लिखते हैं। 5 का स्क्वायर यानी 25 से कितना हो गया तो 36 हो गया। तीसरे साल ये हमारा यहाँ पर 5 का क्यूब 125 से 6 का क्यूब 216 हो गया। ठीक है, 5 से 6, 5 के स्क्वायर से 6 का स्क्वायर, 5 के क्यूब से 6 का क्यूब। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें 216 बनाना है, यानी हमें इसको कितने से गुना करना पड़ेगा 36 से। 36 को 216 बनाना है यानी 6 से गुना करना पड़ेगा। ये भी 216, ये भी 216, ये भी 216, यानी हमारी तीनों किस्तें हो गई बराबर, क्योंकि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात कही है। अगर ये 36 से गुना हुआ है तो ये भी 36 से गुना होगा, ये 6 से गुना हुआ है तो ये भी 6 से गुना होगा, और ये तो किसी के साथ गुना ही नहीं है। यहाँ पर अगर आप बात करो तो बोलोगे सर यहाँ पर हमारा टोटल प्रिंसिपल आ जाएगा 180। 36 का 5 गुना कितना होता है दोस्तों 180 होता है। ठीक है, 30 का 5 गुना 150, 6 का 5 गुना 30 यानी 180। 25 का 6 गुना कितना हो जाता है तो ये हो जाता है हमारा 150, और ये हमारा कितना हो जाएगा 125। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो बोलेंगे 5 8 2 10 5 15, और ये हो जाएगा 455। यानी हमने कितना पैसा लिया था तो हमने 455 रुपए उधारी लिए थे। कितने पैसे लिए थे 455 रुपए उधारी लिए थे, और प्रत्येक किस्त कितने की बनाई थी 216 की। अब सवाल में देखेंगे अगर हमें सम का वैल्यू दिया है तो हम किस्त निकालेंगे, किस्त का वैल्यू दिया है तो सम निकालेंगे। सवाल में कहा है आपने 45,500 रुपए लिए थे, यानी हमसे बोला गया 45,500 रुपए, और वो कितने का मान है तो वो जो है हमारा 455 का मान है। कितने का मान है 455 का। हमसे पूछा क्या है तो प्रत्येक किस्त पूछा है, यानी हमसे 216 का मान पूछा है। 455 से 455 कटेगा, 2 जीरो बचेगा, 216 के साथ 2 जीरो करेंगे तो 21600 जो है हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस माध्यम से आपने जाना कि अगर आपका 2 किस्त है तो 2 किस्त को आप कैसे हल करोगे, अगर आपका 3 किस्त है तो उसको आप कैसे हल करोगे, 4 किस्त होगा तो वापस से एक बार और रेशियो लगा देंगे, 5 होगा वापस से लगा देंगे। यानी हम ये सीख रहे हैं कि आप मुझे कितने भी किस्तें देते जाओ, हम आपको बताते जाएंगे कि आपकी किस्तें कितने की बनी है, आपने मुझसे कितना उधार लिया है। एसआई का इंस्टॉलमेंट बहुत ही शानदार तरीके से हमने आपको कराया था। ठीक है, एसआई का इंस्टॉलमेंट बहुत जो है टेढ़ा होता है, थोड़ा सा सबसे आसान होता है वो होता है सीआई का इंस्टॉलमेंट। ठीक, जैसे अगला सवाल देखिए आप यहाँ पे। अगला सवाल कहा गया है कि एक आदमी 9,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया। प्रत्येक वर्ष के अंत में उसने 3,000 रुपए वापस कर दिए। तीसरे वर्ष के अंत में उसे और कितने रुपए का भुगतान करना चाहिए जिससे कि संपूर्ण राशि जो है वो भुगतान हो जाए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। मतलब ये सवाल अब हमारा आ गया अनइक्वल इंस्टॉलमेंट का, जहां पर किस्तें हमारी बराबर नहीं होंगी। किस्तें हमारी बराबर नहीं होंगी तो हम सवाल बहुत सिंपल है। आपने कितना पैसा उधारी लिया 9,000 रुपए। कितना पैसा उधारी लिया आपने 9,000 रुपए आपने उधारी लिया, और 9,000 रुपए को हमने 10% के हिसाब से दिया था। हर महीने के अंत में हम कितना रुपया दे रहे हैं
3 साल, हर साल के अंत में हम 3,000 रुपये अगले बंदे को दे रहे हैं। तो पहले साल के अंत में 3,000 देंगे, दूसरे साल के अंत में हम 3,000 रुपये देंगे, ठीक है। और उसके बाद तीसरे साल के अंतिम में हमें कितना देना पड़ेगा, यानी 3,000 से बहुत ज्यादा देना पड़ेगा ताकि हम पूरे पैसे को चुकता कर पाए। तो इस सवाल को हम जो है बनाएंगे अपने वही मेथड से जो मैंने आपके साथ शुरू में डिस्कस किया था। जैसे मानिए हमने ये वाला मेथड आपके साथ डिस्कस किया था ना, और हमने कहा भी था कि आजकल एसएससी फॉर्म में है और यही क्वेश्चन पूछ रही है, जहां पर 1 साल के बाद यह पैसा अपने आप का इतना होता है, फिर पहली किस्त देते हो, फिर अपने आप का इतना होता है, फिर दूसरी किस्त देते हो, फिर अपने आप का इतना होता है, और जो भी होता है, जो भी यहाँ पर ये बनता है उसको हम तीसरे साल के अंत में देते हैं। इसलिए मैंने इसका हेडिंग भी डाला था अनइक्वल इंस्टॉलमेंट, और यही बात हमें यहाँ पर सीखनी भी थी, ठीक है, कि दो तरह के सीआई में इंस्टॉलमेंट बनते हैं, एक इक्वल और दूसरा अनइक्वल। तो अनइक्वल वाला केस जो होता है बड़ा आसान होता है, देखते चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर अगर हमें टोटल अमाउंट देगा तो इंस्टॉलमेंट पूछेगा, और इंस्टॉलमेंट देगा तो टोटल अमाउंट पूछेगा। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, वही पुराना मेथड अपना प्यारा सा। हम बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, आपने पैसा 9,000 रुपये उधारी लिया है, तो हम बोलेंगे हाँ जी 9,000 रुपये उधारी लिया है, उस पर 10% का ब्याज लगेगा, तो बोलेंगे ठीक है, 10% का लगने का मतलब यह 1 साल के बाद अपने आप का 11/10 हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहा है कि इस साल के अंतिम में आपने 3,000 रुपए दे दिए, तो मैंने कहा हाँ भैया 3,000 रुपए तो हमने दिए थे, यानी 1 सालों के बाद यह पैसा अपने आप का इतना होता है, फिर उसमें से हम 3,000 रुपए अदा कर देते हैं। फिर 1 साल के बाद वापस से वो पैसा अपने आप का 11/10 होता है, फिर उसमें से हम 3,000 रुपए अदा कर देते हैं। फिर वापस से यह पैसा अपने आप का 11/10 होता है, और इतना ही मुझे तीसरे साल के अंत में पैसा देना होता है। दोबारा से समझिएगा, जब हम तीसरे साल के अंत में कुछ पैसे को देंगे, यानी हमने 2 ही किस्तें तो दी हैं, पहले साल के किस्त में, पहले साल के अंतिम में 3,000 की किस्त भरी, दूसरे साल के अंतिम में 3,000 की किस्त भरी, और तीसरे साल के अंतिम में टोटल पैसा देके अपना जो है पिंड हल्का कर लिए। तो पहले साल के अंत में ये पैसा इतना होता है, फिर 3,000 दे देते हैं, फिर वापस से उसके बाद दूसरे साल के अंत में पैसा इतना होता है, फिर 3,000 दे देते हैं, और तीसरे साल के अंत में ये पैसा अपने आप का 11/10 बन जाता है। ठीक, यही वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अगर हम 0 से यहाँ 0 काटे तो 900 का जो है 11 गुना 99 हो जाएगा, 9,900 में से 3,000 घटा देंगे तो 6,900 आएगा। ठीक है, वापस से देख लो, अगर आप इसको गुना करोगे तो 9,900 होगा, उसमें से हमें सिर्फ 3,000 घटाना है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर 009 और 6,900, 6,900 बचेगा। इस फिर 6,900 का कितना करना पड़ेगा, 11/10, फिर उसमें से घटाना पड़ेगा 3,000 रुपए जो कि हमारा दूसरा किस्त है, और फिर वापस से उसको 11/10 करना पड़ेगा ताकि ये पता कर सके तीसरे साल के वो अंत में पैसा कितना बना। आप यहाँ पर 0 का 0 लिखो, ठीक है, 9 का हमारा 9 आ जाएगा, 9 जमा 6 15 का 5 हो जाएगा, और 6 और 1 7 हो जाएगा। 7,590 में से हमें कितना घटा देना है, 3,000 घटा देना है, और उसका क्या कर देना है, 11/10 कर देना है। चलो, 7,590 में से 3,000 घट गया तो बोलेंगे सर 4,590 आ रहा है, और उसका हमें करना है 11/10। 0 से हमारा 0 खत्म, 9 की वैल्यू आ गई, 9 5 14 का 4 आ गया, 5 4 9 1 10 का 0 आ गया, इतना, यानी इतना पैसा 5,049 रुपये हमें तीसरे साल के अंतिम में देना होगा, तो हमारा सारा का सारा पैसा जो है वो चुकता हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। ऐसे जितने भी सवाल होंगे उनको हम इसी मेथड से करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आप सभी के सामने आएंगे वो हम इसी मेथड से करने वाले हैं, कि पहले साल के अंत में इतना, फिर अपने आप का 11/10, फिर दूसरे साल के अंत में इतना, फिर अपने आप का 11/10, और तीसरे साल के अंत में इतना। ठीक है, चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कहा है कि एक व्यक्ति एक बैंक से 20% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 12,500 रुपए उधार लेता है, प्रत्येक वर्ष के अंत में 2,000 रुपए बैंक में जमा कर देता है। इस प्रकार 3 समान किस्तें देने के बाद उसे बैंक को कितनी राशि और देनी पड़ेगी। गौर करना, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है 3 समान किस्तें देने के बाद, यानी वो बंदा 3 किस्तें दे चुका है, और सारा का सारा पैसा जितना भी 3 किस्तें देने के बाद बचेगा वो आखिरी में चौथे साल के अंतिम में वो पैसा देगा। और पीछे वाले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा हुआ था, ठीक है, कि उसने 3,000 रुपए का, ठीक है, उसने यहाँ पर तीसरे वंत के अंश में, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में ये कहा था कि 3,000 रुपए की 2 किस्तें भरी हैं, इसलिए हमने 3,000 को 2 बार घटाया। अगर यहाँ पर ये लिखा होता 3,000 की 3 किस्तें भरी हैं, 3,000 को हम 3 बार घटाते हैं। ठीक है, बहुत बच्चों का ये भी डाउट होता है कि सर 3,000 को आप कितनी बार घटाओगे। भैया जितना किस्त भरेगा उतनी बार घटाएंगे, 1 बार भरेगा तो 1 बार घटाएंगे, 2 बार भरेगा 2 बार घटाएंगे, 3 बार भरेगा 3 बार घटाएंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में उसने 2 बार किस्त भरा था तो 2 बार घटाया था।
इस वाले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 3 बार किस्तें भरी है तो हम 3 बार घटाएंगे। तो जरा हल करो। तो आपने पैसा कितना लिया, तो बोलोगे सर 12,500 रुपए हमने उधारी पर लिया था। कितने परसेंट के दर से लिया था? 20%। 20% का बट्टा 1/5 होता है, यानी यह वैल्यू अपने आप का कितना हो जाएगा? तो 6/5 हो जाएगा। 1 सालों के बाद यह पैसा अपने आप का इतना हो जाएगा। फिर उसमें से हम पहली किस्त दे देंगे, यानी हम 2,000 रुपए दे देंगे, तो हमारा मामला साफ। फिर वो पैसा अपने आप का दूसरे साल के अंत में 6/5 हो जाएगा। फिर उसमें से हम दूसरी किस्त दे देंगे, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 सालों के अंतिम में इतना हो जाएगा। फिर वह पैसा अपने आप का 6/5। फिर उसमें से हम तीसरे साल के अंतिम का पैसा दे देंगे, ठीक है। और फिर वह अपने आप का पैसा 6/5 हो जाएगा चौथे साल के अंत में, ठीक है। वह अपने आप का कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। दोबारा से समझा देता हूं मैं, बहुतों को समझ में नहीं आया होगा। मान लो 12,500 रुपए आपने लिए, ठीक है। आप पे हम ब्याज चढ़ा दिए 20% का। 20% का मतलब आप उस पैसे का 1 साल के बाद 6/5 दोगे। जैसे 1 साल पूरा होता है, आप हमारे पास आते हो, सर 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 पहला किस्त ले लीजिए, 2,000 रुपए का हम एगो किस्त लेके आए हैं, प्लीज घटा दीजिए, नहीं तो हमारा ब्याज बढ़ जाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा जितना भी पैसा होता है उसमें से हम 2,000 घटा देते हैं, लेकिन बाकी पे तो ब्याज चलेगा। तो आप बोले हाँ सर चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी पे ब्याज चलता रहा 1 सालों तक। तो यानी 1 साल के बाद वापस से वह पैसा अपने आप का कितना हो गया? तो 6/5 हो गया। हमने कहा बहुत शानदार। फिर उसके बाद दूसरे साल के अंतिम में आप आते हो, सर 2,000 रुपया ले लीजिए, इतना ही हो पाया है, खेती किए थे, इतना पैसा मिला है, आपको ला के दे दिया। हमने कहा ठीक है भैया, जितना भी इसका अमाउंट बना है उसमें तो 2,000 घटा दो। हमने घटा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद वो पैसा फिर 1 साल तक चलते रहता है ब्याज पे, और 1 साल के अंतिम पे फिर वो वापस से अपने आप का 6/5 होता है। फिर आप तीसरे साल के अंत में हमारे पास आते हो हाथ पैर जोड़ के, सर तीसरा किस्त भी ले लीजिए, 2,000 रुपया का हुआ है, अगली बार पक्का पूरा फाइनल पेमेंट हम एक बार में आपको कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है, अब तक तुम्हारा जितना अमाउंट बना है किस्ते विस्ते देने के बाद, उसमें से 2,000 घटा देते हैं। फिर जो पैसा मेरे पास बचा, आप 1 साल तक पैसा देने नहीं आए तो हम 1 साल का ब्याज उस पर लगा दिए, उसको अपने आप का 6/5 कर दिए। अब यहां पर ये जो भी अमाउंट लास्ट में बनेगा उतना आपको आखिरी बार पेमेंट करना होगा और अपना ब्याज हमसे चुकता करवा लेना होगा। हमने 5 से इसको काटा, तो 5 से ये कितनी बार में कटेगा? 25 बार में, यानी 2500 आएगा, ठीक है। और 2500 का 6 गुना कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 2500 का जो है 6 गुना हो जाएगा हमारा 15,000, यानी 12,500 रुपए कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 2500 का ये 15,000 हो जाएगा। और 15,000 में से 2,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 13,000। देखो कहीं पर कर आपको जो है एक बात समझना पड़ेगा, कहीं कहीं पर आपको अपने स्टेप्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। आप अगर सोचेंगे कि हम हर लाइन को बड़े सावधानी से, बड़े बेसिक से हर लाइन को लिखते चले, तो भैया क्या होगा कि तुम्हारा सवाल तो बन जाएगा, लेकिन पेपर में समय ज्यादा ले लोगे, और समय ज्यादा ले लोगे तो कहानी बहुत खराब हो जाएगी। तो हमें समय ज्यादा नहीं लेना है, हमें पेपर को विद इन टाइम करना है, कम समय में करना है और अच्छे से करना है। तो मैंने वही कहा यहां पर कि देखिए 12,500 को जब आप गुना करते हैं 6/5 के साथ, तो आप बोलेंगे सर 5 से काटिए, तो ये 25 बार में कटा और 2 जीरो का 2 जीरो। 2500 का 6 गुना कितना हो गया? तो 15,000 हो गया। 2500 का 2 गुना 5,000, तो 6 गुना 15,000, और 15,000 में से 2,000 हमने घटा दिया तो आ गया हमारा 13,000 रुपए। फिर 13,000 को हमने 6/5 किया और उसमें से कितना घटा दिया? 2,000 घटा दिया। फिर वापस से जो पैसा आया उसका 6/5 किया, फिर उसमें से हमने 2,000 रुपए घटा दिया, फिर वापस से उस पैसे का हमने 6/5 किया। कोई दिक्कत की बात बोलोगे नहीं सर? 5 से काटो जनाब यहाँ पे, तो बोलोगे सर 5 दूनी 10, 2600, और 2600 का 6 गुना, तो 6 छक 36, 6 दूनी 12 और 3 15, यानी 15,600 रुपए। 15,600 हुए। 26 का 6 गुना कितना हुआ? तो 6 छक 36, 6 दूनी 12, ठीक है, और 3 15, 15,600। 15,600 रुपए में आपने मुझे 2,000 रुपए दे दिए, आपने मुझे 2,000 रुपए दे दिए, यानी पैसा आपका कितना हुआ? 13,600। 13,600 वापस से अपने आप का 6/5 होगा। फिर आप मुझे 2,000 रुपए दोगे और फिर मैं उस पर 1 साल का वापस से ब्याज लगा दूंगा, यानी इसको 6/5 कर दूंगा, ठीक है। 5 से काटो जरा, तो बोलोगे सर 5 दूनी 10, 5 सते 35, ठीक है, और यहां पर 272 बार में कटेगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 36, ठीक है, तो 272 बार में। अब इसको गुना करो, तो 6 इंटू 0 0, 6 दूनी 12 का 2, 7 छक 42, 43 का 3, हाथ में 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 16,320। 16,320 में से हमें कितना घटाना है? 2,000, और वापस से इसका कितना करना है? तो 6/5 करना है, ठीक है।
16,320 में से 2,000 घटा दिया तो बोलेंगे सर 14,320 आ रहा है, और इसका हमें करेंगे 6/5। वापस इसको 5 से भाग कर दो, 5 दूनी 10, 5 अटे 40, 5 36, और यहाँ पर इतना हो जाएगा। फिर गुना करो तो 6 चौके 24 के 4, हाथ में 2, 6 छक 36, 2 38 के 8, हाथ में 3, 8 छक 48, 3 51 के 1, 5 हाथ में, और 6 दूनी 12 और 5 17, 17,184। यानी यहाँ पर कहीं पर हमने जो है हिसाब किताब गड़बड़ कर दिया क्या? 20% का मतलब 6,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर पेड ना, हाउ मच स्टिल योर आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट। एक मिनट, यहां पर आखिरी में 6/5 गुना नहीं होगा, आखिरी में 6/5 गुना नहीं होगा, बस यहां पे ये छोटी सी चीज को आप लोग सुधार लो। अभी बताऊंगा आखिरी में गुना क्यों नहीं होगा। ठीक है, आखिरी में यहां पर गुना नहीं होगा, इस चीज को आप जो है करेक्ट कर लो। यहां पे ये मेरे माइंड से उतर गया था, इसीलिए गुना नहीं होगा। आप मेरी बात को समझो। सवाल में कहा है कि 3 किश्तें देने के बाद, 3 किश्तें देने के बाद आपको और कितना रुपया देना पड़ेगा। मेरी बात को दोबारा से समझिएगा। 3 किश्तें देने के बाद सर, 3 किश्तें देने के बाद आपको और कितना रुपया देना पड़ेगा कि आप अपना पैसा चुकता कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप जो है किसी बैंक से पैसा लेके आते हैं, तो बैंक से पैसा लेके तो आप आ गए खुशी खुशी में, बहुत अच्छे तरीके से भाई गाड़ी निकालेगा, आराम से बैंक से पैसा लेके आएगा। ठीक है, बैंक वालों ने आपको पैसा दे दिया, आपको उनको किस्तों के माध्यम से पैसा जमा करना है। आपने कहा सर समय दे दो, किस्तों के माध्यम से हम आपके पैसे को जमा कर देंगे। बैंक वाले बोले ठीक है, तो आपने कहा ठीक है सर। 20% के रेट से आप पैसा लेके आए सर, 12,500 रुपये आपने पैसा लिया। ठीक है, आज मान लीजिए कि 2022 है, और 2023 के जनवरी में आप इसी पैसे को उधार देते हैं, मतलब 2022 के जनवरी में आपने लिया है, और आपको याद आता है 1 साल बाद कि यार मुझे आज जो है पहली किस्त देनी थी। तो क्या 1 साल तक बैंक आपके पैसे पर ब्याज लगाएगी? तो बोलोगे हाँ सर। कितना परसेंट का ब्याज लगाएगी? तो 20% का। अगर बैंक 20% का ब्याज लगाती है तो वह अपने आप का 120% हो जाएगा, यानी 12,000 1 सालों के बाद अपने आप का 6/5 हो जाएगा, यानी इतना पैसा वो हो गया। ठीक, फिर आपने उसको पहला पैसा, आपने अपना पहला किस्त दे दिया। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो भी आपका ब्याज बनते रहता है ना, वो प्रिंसिपल के साथ ऐड होते रहता है। लेकिन साधारण ब्याज में जो आपका ब्याज बनता है वो साइड होता है, जो आपका मूलधन होता है वो साइड होता है। तो आपका ब्याज भी इसके साथ जुड़ चुका है। जब आप पहला किस्त देंगे बैंक मैनेजर को 2,000 रुपए का, तो आपके उस टोटल अमाउंट में से वो 2,000 रुपए को घटाएगा, यानी आपके प्रिंसिपल जमा ब्याज में से 2,000 रुपए को वो घटा देगा। ठीक है, फिर जितना बचेगा फिर उसको 1 साल तक ब्याज पे वो चलाएगा। मान लो 13,000 रुपए बचते हैं, फिर 13,000 पे वो 1 साल का ब्याज लगाएगा। ठीक है, यानी 13,000 को वापस से अपने आप का जो भी होगा यहां पर उसको अपने आप का 6/5 बना देगा, यानी उसका 20% ब्याज निकाल के उसमें जोड़ देगा। फिर आप अगले साल पहुंचेंगे, 2,000 रुपये आप उसको दे देंगे। 2,000 रुपये का आपने सेटलमेंट कर दिया। फिर जो बाकी पैसे बचे वापस से आपने उसको अपने आप का 6/5 बना दिया, आपने उस पर वापस से 20% का ब्याज लगा दिया। फिर आप तीसरे साल के अंत में पहुंचे, आपने 2,000 रुपये का किस्त दे दिया। ठीक है, आपने देखा यार ये प्रोसेस जो है बड़ा लंबा चल रहा है। आपने तीसरा किस्त दिया, आप बैंक के दरवाजे पर ही हैं और आप सोच रहे हैं कि एक काम करो, जितना भी इसका हिसाब बनता है अभी तुरंत फाइनल करो और मामला खत्म करो। ये बेकार में मैंने पैसा वैसा उधार ले लिया था, सबसे गंदा काम है पैसा लेना उधारी पे, नहीं लेना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने यहां पर आपका हिसाब किया, मानिए बैंक वालों ने आपका हिसाब किया, हमने नहीं किया, बैंक वालों ने। उन्होंने कहा देखो पैसा इतना था, अपने आप का इतना हुआ, तो ये तुम्हारी पहली किस्त के बाद, फिर तुम्हारी दूसरी किस्त के बाद, फिर तुम्हारी तीसरी किस्त के बाद। तो तीसरी किस्त के बाद जो आपका पैसा बच रहा था बैंक के पास, वो कितना बच रहा था? तो आपने कहा 16,320 में से इतना घटा दो, यानी 14,320 रुपए बच रहे थे। आपने इतना पैसा ऑन द स्पॉट बैंक को दिया और आपने कहा मेरा नाम जो है काटो, यहां से रफा दफा करो, अब हमको कोई लोन नहीं लेना है। तो हाउ मच डज ही स्टिल ऑ टू द बैंक आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट? तो आप इतने रुपए अभी भी जो है वो लेनदार रहते हो बैंक को 3 किस्तें देने के बाद भी। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। आप बोलोगे सर क्या मेंस में इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं? तो जी हाँ, मेंस के ऊपर भी, मेंस में भी आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ